देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3 लाख के पार। कोरोना संक्रमित देशों में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। कहा, मरीजों के साथ हो रहा जानवरों जैसा व्यवहार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, ढंग से काम नहीं कर रही सरकार। अपनी नाकामी पर चुप केजरीवाल सरकार। दिल्ली के राज्यपाल ने सीएम और अधिकारियों के साथ बैठक। बेडों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। कहा, हमारा उद्देश्य संक्रमण की चेन तोड़ना। नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर अभियान चला रही पाकिस्तानी सेना पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हिंसात्मक प्रदर्शन करते हुए पत्थरबाजी की। हालांकि पाकिस्तानी सेना इससे बच निकली, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। मेरे अब्बास से बिल्कुल बोल नहीं पाते, खामोश है, लखुदारा। मेरे भाई को लौटा दे मेरे भाई को वापस। पाकिस्तान कोरोना के हर दिन बढ़ते मामलों और कमजोर अर्थव्यवस्था होने की वजह से पहले से ही संकटों से घिरा हुआ है। ऐसे में बलूचिस्तान में एक महिला और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के बाद लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे पहले गुरुवार को भी बड़ी तादाद में बलूच लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बारबचा इलाके में पाकिस्तानी सेना पर पत्थरबाजी की। इसकी देर शाम ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने सेना के एक चेक पोस्ट को भी आग में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में इस तरह के प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में मलिक नाज नाम की एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाकिर जान को 11 साल हो रहे हैं। उसकी माँ कितनी तड़प रही होगी इस इंतजार में। हमारा घर बलूचिस्तान का दूसरा घर इसी सदमे में मुब्तला। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। हमारी खुशियाँ मलियामेट हो चुकी है। हम खुशियाँ नहीं मनाते, हम शोक करते हैं अपने भाइयों का, मेरे भाई को। ऐसे में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बलूचिस्तान की सरकार चला रही बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लोगों ने ही इस हत्या को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। आरोप ये भी है कि न सिर्फ पुलिस बल्कि सेना और इमरान खान सरकार भी आरोपियों को बचा रही है। मेरे भाई को हिज़्बुल्लाह को रिहा किया जाए। मेरा भाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म तबीबी कर रहा था। ये रियासत उन्हें चांद कर निकाल के लेके जा रहा है। हम अपना पेट काट कर अपने भाइयों को बढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ते। कोई बाशऊर हो मुल्क और कौम का नाम रोशन करे, मगर आप लोगों ने चांद कर लेके जाते हो। हमारे घर में ले दे के 1-2 मर्द होते हैं, उनको या तो मनशियात में मुब्तला कर देते हो या फिर हुकूमत कानून के हवाले कर देते हो। हमारे भाइयों को लौटा दो। मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरख्वास्त करूँ, किससे बोलूँ मेरे भाई को लेके आए। मैं अकेली हूँ, मैं सरापा एहतजाज हूँ। मैं सिर्फ वसीबा नहीं रही, मैं फरजाना हूँ, मैं वारंग हूँ, मैं बरमश हूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ। मेरे भाइयों को लौटा दो खुदा। वहीं इससे जुड़े हुए कई वीडियो भी इस समय पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
इन वीडियोस में हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सैनिकों पर पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो को बलूचिस्तान पोस्ट ने शेयर किया और इसमें पाकिस्तानी सेना के टैंक, सेना की पोस्ट और कई जवान भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में जो पोस्ट नजर आ रही है वहां भी पत्थरबाजी होने के बाद सैनिक भाग गए, जिसके बाद लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि बलूच पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें दबाने के लिए उनकी हत्या तक करवा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ग्राउंड जीरो क्लियरेंस ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट को खत्म किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में बलूच और पख्तून नेताओं की हत्या के भी मामले सामने आए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान किस तरह मासूम लोगों की हत्या करवा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मेरा दुख घर पे अजीम है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ हर तीसरा घर इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं मेरे बच्चे को लेकर तो नहीं जाएंगे। हर दूसरे घर में हमारा बच्चा, हमारा भाई लापता है। हर पहला घर जिसे एक मसख शुदा लाश वसूल हुआ है, मैं उसी घर से मैं वही अफेक्टी हूँ। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी मसख लाश फेंक दी उन्होंने। अब मेरा भाई अहसान कंबरानी और हिज़्बुल्लाह कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती हैं। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते कितने तकलीफ। अल्लाह। बता दें कि पाकिस्तान एक तरफ तो कश्मीर का राग अलापता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के बलूच नागरिकों पर अत्याचार करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान बलूचिस्तान के नागरिकों पर इतने जुल्म सितम कर रहा है, तो वो कश्मीर के लोगों के साथ स्नेह भाव क्यों दिखा रहा है। इस बात को आम कश्मीरी जनता को समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दिखावे के तौर पर हमेशा कश्मीरियों का इस्तेमाल करता आया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। मेरे अब्बास से बिल्कुल बोल नहीं पाते, खामोश लखुदारा। मेरे भाई को लौटा दे मेरे भाई को वापस। और इस बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर 16 या 17 जून को मुख्यमंत्रियों से बात हो सकती है। लॉकडाउन को लेकर यह चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक होनी है। हालांकि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तमाम दर्शकों को बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। तो साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 या फिर 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो लॉकडाउन 5 के बाद बने हालात पर यह चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे इस बाबत। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि लॉकडाउन शायद दोबारा लगाया जाए, आप बता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जितने भी राज्यों के जो सीएम हैं, यानी कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और ये निर्णय निकाला जाएगा कि लॉकडाउन आगे लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या फिर इसी तरीके से अनलॉक किया जाएगा। अपना कहीं ना कहीं ये जरूर है कि स्थिति पीएम मोदी नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि भाई स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है और कहीं ना कहीं शायद दोबारा उनकी तरफ से दोबारा अनाउंस किया जा सके कि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सके। मगर कहीं ना कहीं डीप सरकार या फिर कहीं और राज्यों की सरकारें जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से उनकी बात मानते हैं या फिर अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो स्थिति लगातार हर राज्य के हिसाब से बाहर निकलती चली जा रही है, कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को अनाउंस करना होगा कि दोबारा से शायद लॉकडाउन लगाया जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार या फिर और राज्यों की सरकार जो है वो तालमेल का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शायद इसके लेकर इस बैठक के अंदर ये भी देखना होगा कि इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो भी सोचने होंगे कि किस तरीके से कार्य करें और इस कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। जी राजीव, कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, ये तो चर्चा का विषय है ही। मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इस पर क्या लगता है, रास्ता तय होता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक बात तो तय है कि जैसे ही लॉकडाउन चला था तो हर बार नरेंद्र मोदी जी ने आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कहे मीडिया के माध्यम से जनता को जानकारी दी थी कि हाँ इस बार ये लॉकडाउन लगाया जाएगा और ये इतने दिनों का लॉकडाउन रहेगा, ये 21 दिन का रहेगा या फिर तीसरा चरण जो है जो इतने दिनों का रहेगा। बस कहीं ना कहीं सभी राज्यों की सरकारों ने उनका साथ दिया था और कोशिश की थी कोरोना को हराने की। मगर अब जब स्थिति वही दोबारा से लौटेगी तो शायद ये हो सकता है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का साथ देना होगा और कोशिश ये की जाएगी कि कोरोना जैसी महामारी जो है उससे निपटा जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगभग 3 लाख के आंकड़े जो पार हुए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि जनता को बचाया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था बाद में सुधारी जा सकती है, मगर पहले जनता को बचाना पहला कार्य है। जी राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भले ही हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसें चलाकर लोगों का सफर आसान बना दिया हो, लेकिन अंबाला शहर में आज भी लोगों को सफर करने के लिए भटकना पड़ रहा है या फिर ऑटो के लिए दोगुने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोडवेज विभाग के आदेशों के बाद भी अंबाला छावनी से तो बसें चला दी गई, लेकिन शहर में रोडवेज का पहिया अभी भी जाम है। ये रिपोर्ट देखिए। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई संस्थान और यातायात के साधन खोल दिए, जिनमें ट्रेन, बसें, ऑटो और टैक्सियां भी शामिल हैं।
लेकिन इन सब के बीच अंबाला शहर की जनता को आज भी सफर के लिए या तो धक्के खाने पड़ते हैं या फिर ऑटो का डबल किराया चुकाना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकार के आदेशों के बाद अंबाला छावनी से तो अलग अलग स्थानों के लिए चुनिंदा बसें ही शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अंबाला शहर से अभी भी लोगों को बसें चलाए जाने का इंतजार है। इतना ही नहीं, शहर से बसें ना चलने का खामियाजा भी लोगों को ऑटो के बढ़े हुए दाम चुकाकर उठाना पड़ रहा है। पहले 15 रुपए था लॉकडाउन से पहले, अब जब से लॉकडाउन खुला है 30 रुपए दे रहे हैं किराया। काफी मुश्किल हो रही है, किस तरह का? हम तो दे सकते हैं, जो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं है, जो नहीं है दे सकते, गरीब है उनके लिए परेशानी है, मुश्किल है। वहीं से लेकर जब हमने ऑटो चालकों से बात की कि किराया दोगुना करने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक ऑटो में सिर्फ 3 सवारियां ही बैठाने की परमिशन है। ऐसे में अगर वो आम किराया लेते हैं तो ऐसे में उनका डीजल का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। सर दिक्कत ही आ रही है, जो गवर्नमेंट ने वो बनाया है, सरकार ने 3 सवारी बिठाते हैं, 20 रुपए सवारी है, इससे हमारा भी तेल का खर्चा भी नहीं निकलता, मजबूरी में चला रहे, क्या कर सकते हैं। भैया क्या नाम तीन ही तो जी हम क्या नाम जी सवारी बिठाते हैं, तो ना जी क्या बोलते हैं 10 रुपए जी सवारी है, तो उससे ना जी हमारा ना तेल का ना खर्चा भी नहीं निकलता जी, उससे हमारे तेल का जी। तो आप मजबूरी में रेट बढ़ा दिए, कितने रेट कर दिए? अब जी सवारी का जी 30 रुपए कर दिया जी, सवारी कैंट की 30 रुपए सवारी है जी। वहीं दूसरी तरफ हमने लोगों की परेशानी और शहर में बसें ना चलाए जाने को लेकर रोडवेज के जीएम गौरी मिड्डा से बात की। उन्होंने भी तर्क दिया कि अंबाला रोडवेज का डिपो अंबाला शहर में है और सभी बसें यहीं से चलती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी माना कि शहर से बसें नहीं चल रही हैं और इस समस्या को जल्द ही हल करने का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा है, अभी हमारी जो बस सर्विस है वो हम लगभग 30-35 रूट्स पे दे रहे हैं और जैसा कि आपने बताया है, हमारी क्योंकि डिपो मेन सिटी के अंदर है तो सिटी से होकर ही बसेस कैंट जाती हैं, लेकिन अब मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि सिटी में अभी ये बलदेव नगर रूट से निकल रही थी, क्योंकि ये हमने जो बस सर्विस है ये धीरे धीरे ही बढ़ानी है, डिपेंडिंग अपॉन दी पैसेंजर्स, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये बलदेव नगर से गुजर रही थी, पर जैसे आपने भी बताया है, मैंने इनको ये निर्देश दिए हैं कि कुछ बसें हमारी शहर के बीच में से भी गुजर के जाएं, ताकि सभी शहर के बंदों को बलदेव नगर ना आके वहाँ पे भी सुविधा मिल सके। दरअसल मौजूदा समय में हरियाणा में 3800 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस हैं और कुल मरीजों की संख्या 6100 से ज्यादा है। प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच भी हालांकि राज्य सरकार ने बसें चलाने की अनुमति दी है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी कम रूट पर ही बसें चलाई जा रही हैं, जिसके कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन उससे भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पूरी तरह से बसें कब तक चल पाएंगी, ये तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ ही तय कर सकेगा। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर महाराष्ट्र में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस अब उद्धव कैबिनेट में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है। जहां 2 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरी कैबिनेट में हलचल पैदा हो गई, तो वहीं अब एक और मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच चुका है। कौन है वो मंत्री, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। राज्य में आम लोगों के साथ ही नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।
दरअसल उद्धव कैबिनेट के 2 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं। वहीं मुंडे के साथ ही उनके निजी सहायक और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही बता दें कि धनंजय मुंडे बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी मौजूद थे। दरअसल धनंजय उद्धव कैबिनेट के तीसरे मंत्री हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड और सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि दोनों मंत्री कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। एनसीपी नेता और पर्ली से विधायक भी हैं मुंडे। उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे एनसीपी नेता और पर्ली से विधायक भी हैं। वो पिछले साल विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे और अब वो उद्धव ठाकरे सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। उधर हर दिन महाराष्ट्र में बढ़ोतरी के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। राज्य में गुरुवार को कोरोना के जहां 3607 नए मरीज सामने आए तो वहीं 152 लोगों की मौत भी हुई, जो कि अब तक एक दिन में सामने आई सबसे बड़ी संख्या है। गौरतलब है कि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां करीब 1 लाख लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि शुक्रवार शाम तक 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राज्य में बढ़ते संक्रमण से आम जनता से लेकर नेता तक हर वर्ग परेशानियों का सामना कर रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी श्रमिक स्पेशल ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ती दिखाई दी और सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को मुंबई से जौनपुर के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी मौजूद रहीं, जिन्होंने इस कार्य के लिए मंत्री असलम शेख का धन्यवाद किया। यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए और इच्छुक प्रवासियों की मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के अथक प्रयासों से एक बार फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को मुंबई से जौनपुर के लिए रवाना किया गया। इसके पहले मुंबई से कांग्रेस की महिला अध्यक्षा अजंता यादव के नेतृत्व में करीब 600 लोगों को बसों के जरिए बोरीवली स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां मंत्री असलम शेख की ओर से बाकी बचे प्रवासी मजदूरों को भी जौनपुर के लिए रवाना किया। वहीं इस मौके पर इस पूरी व्यवस्था को देखने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी भी कई लोग मुंबई में फंसे हैं जो अपने राज्य लौटना चाहते हैं। उन्हें सरकार वापस भेजने का इंतजाम कर रही है और कोई भी मजदूर घर वापस जाने की उम्मीद ना छोड़े। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको उनके गांव वापस जाना है। सुपीरियर के ऑर्डर भी है कि सब लोगों की लिस्ट बना के उनको उनके गांव भेजा जाए। वो इस हिसाब से लिस्ट करने का काम चल रहा है। काफ़ी स्थानिक लोग हैं, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। अभी आज हमारे यहाँ से 530 लोग हैं जो आजमगढ़ के लिए यूपी आजमगढ़ के लिए जा रहे हैं। ऐसे और काफ़ी लोग होंगे, लेकिन सरकार के आदेश है कि वो उनके गांव पहुँचाने के लिए उनको मदद करें, तो हम वो कोशिश करके उनको उनके गाँव भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर अजंता यादव ने बताया कि मुंबई में बढ़ते कोरोना संकट के बीच प्रवासियों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके गांव तक भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की गई थी। हमारी इस मांग को मंत्री असलम शेख ने पूरा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आगे भी ऐसे ही मजदूरों को घर भेजने का प्रयास करते रहेंगे। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच एक अच्छी खबर है। करीब 10 दिन के बाद मुंबईकरों को एक वापस स्पेशल ट्रेन मिली है जो अपने गांव जाना चाहते हैं।
उनके लिए आज जो है मुंबई से जौनपुर के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी अहम भूमिका है मुंबई के महिला अध्यक्ष जो है अजंता यादव जी का। हमारे साथ अजंता यादव जी मौजूद है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये करीब 650 लोग हैं जो अब तक मुंबई से अपने गांव नहीं जा पाए थे। उनको जो जाने की जो तमाम शिकायत थी उसको लेकर अजंता यादव और यहाँ के जो पालक मंत्री हैं असलम शेख के अथक प्रयत्नों से एक ट्रेन दी गई है। ट्रेन में करीब 1200 से 1400 लोगों को जाने की अनुमति है। ऐसे में जो आधा भाग है वो सोनू सूद के द्वारा मैनेज किया गया है, वो लेके जाएंगे। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि काफ़ी समय बाद मुंबई पुलिस जो है वापस से उन लोगों के बीच में आ गई है जिनको गांव जाना है। उनके लिए वो तमाम व्यवस्थाएं देख रही है कि लोग शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचे। हालांकि पूरे देश में कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में जब लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था उसको देखते हुए जो लोग अपनी गांव जाने की इच्छा जाहिर की थी उनके लिए ट्रेन उपलब्ध कराई गई। अजंता यादव जी हमारे साथ है। अजंता जी, कितने लोग की व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्था बताइए? ऐसे तो काफ़ी लोग, हज़ारों लोग रह चुके हैं, लेकिन जो हमारे संपर्क में थे करीब 600 लोग हैं। और भी लोग, एक और ट्रेन हमने मांग की है, और भी 1300 लोग हैं, लेकिन आज 600 लोगों की प्रबंध किया गया है। हम आदरणीय हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी का तहे दिल से बहुत आभार मानेंगे। इनको लोगों की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी कि अब वापस जो श्रमिक ट्रेनें या प्रवासी लोगों की इस तरह की ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन इस प्रयत्न से मुझे लगता है कि काफी लोगों को डिसीजन तो यही था कि श्रमिक ट्रेन 31 मई को बंद हो रही है, लेकिन क्योंकि हम आदरणीय हमारे मंत्री गार्डियन मिनिस्टर के पास कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल के फॉलोअप किए हमने, और उन्होंने भी आगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीएम हमारे उद्धव ठाकरे जी से बात किया, तो इस तरीके से जब बात हुई तो फिर से एक पॉलिसी डिसीजन हुई और ये ट्रेन हमको मिली है, जौनपुर जाएगी। ये ट्रेन में खाने पीने की वाला और पूछना चाहूंगा, क्या यह आखिरी ट्रेन होगी? इसके बाद क्या प्रवासी लोगों के लिए ट्रेन नहीं भेजी जाएगी? नहीं, एक ट्रेन और मांगी है हमने, श्रमिक ट्रेन, क्योंकि इतने बेचारे गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। आज पैसे की इतनी तकलीफ है, लोग एकदम मिडिल क्लास के लोग भी गरीब हो चुके हैं, गरीब तो गरीब हैं ही, तो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि पूरे मुंबई के लिए एक श्रमिक, यूपी के लिए और एक ट्रेन दी जाए, ताकि मुंबई में जितने लोग बचे हैं उनको भी हम उसमें अकोमोडेट करें। और ये मांग मुझे पता है जरूर पूरी होगी। और आज भी हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हमारे जो कांग्रेस के सभी मंत्री हैं, जैसे कि असलम शेख जी है, वर्षाताई गायकवाड़ है, और हमारे सभी अध्यक्ष, सभी ने काफ़ी मेहनत की कोरोना वायरस के समय में, और इस महामारी को कंट्रोल करने में हम सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और आगे भी देंगे। जाहिर सी बात है, तमाम शिद्दत के बाद जो है वापस से मुंबई को ये ट्रेन मिली है। तमाम प्रवासी लोग हैं जो अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या किस तरह की उम्मीदें थी। अब मुझे लगता है कि आखिरी एक उम्मीद थी जो आप अजंता यादव ने दिया। बेशक बेटा, बहुत उम्मीद थी कि जनता यादव ने हम लोग को साथ दिया, इज्जत से हम लोग को घर पहुंचाया। अभी उनकी बड़ी धन्यवाद है बेटा कि आप लोग का मदद मिला, आप लोग का सहारा मिला कि हम लोग अपने मुल्क जा रहे हैं। ये परेशानियां से बढ़ के यहाँ बहुत खाने पीने की तकलीफ है बेटा। बात है, लॉकडाउन में हर किसी को परेशानियां हो रही थी, उसको देखते हुए जो अजंता यादव द्वारा पहल की गई है वो कभी सराहनीय। दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कितना लोग उत्सुक है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद है अपने अपने घर जाने के। हालांकि जिस तरह से लगातार सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो अब इनमें नहीं रहा, क्योंकि एक उत्सुकता होती है अपने गांव जाने की। फिलहाल 1 से 2 घंटे बाद जब इनकी बसेस लगी तो इनको बोरीवली के लिए रवाना कर दिया जाएगा और वहां से अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन सोनी, NB न्यूज, मुंबई। कोरोना संकट के बीच देश में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों को 2 गज की दूरी मेंटेन करने की हिदायत दी गई और जनता ने भी पीएम मोदी के इस अपील को सर आंखों पर रखा। लेकिन हैरानी तो उस समय हुई जब उन्हीं के नेता उनकी अपील को दरकिनार करते दिखाई दिए। एक रिपोर्ट देखिए। ये भीड़ यहाँ यूं ही नहीं बरपी है, ये बीजेपी वाले मंत्री जी का भौकाल है। भौकाल हो भी क्यों ना, मंत्री लिखते ही नाम का इतश्री हो जाता है, फिर जब नाम के आगे बीजेपी लग जाए फिर तो सर्टिफिकेट मिल जाता है नियमों की धज्जियां उड़ाने का। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद चीख चीख कर कह रही हैं
कि कैसे उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग का दौरा था। दौरे के दौरान मंत्री, विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। जब मंत्री जी से पत्रकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सवाल पूछा तो मानो मंत्री जी के करंट दौड़ पड़ा हो और मीडिया से बचकर भागते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहना है, वही बात बोल सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहना है। जैसे यहाँ पर मरीजों की बात सुनी, के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी और आपकी। हम लोग आपके सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सुनिए, तो ये सबसे ज्यादा धज्जियां आपके लोगों द्वारा उड़ रही है यहाँ पे। जिम्मेदारी आपकी। तो सुना आपने, अपनी कमी को छुपाने के लिए मंत्री जी ने अपने चमकदार मुखार बिंदु से चेहरे पर प्रकाश की भांति तेज लाकर क्या बयान दिया। मीडिया के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया। कहा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं। अरे मंत्री जी, कुछ तो शर्म करो। जहां पर आप खड़े होकर आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो आप अपने आंखों की पुतलियां घुमाकर देखिए। आपके पीछे भी खड़े हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, देखिए। अरे साहब, कुछ तो शर्म करो। अपने देश के प्रधानमंत्री जी की तो बात मान लो। इस कोरोना महामारी में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो। चलो, ये तो थी सोशल डिस्टेंसिंग की बात। वहीं जब हमने बीते दिनों कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हुए मरीजों की मौत और 100 के इलाज करने वाले सिविल अस्पताल को लेकर जब मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री जी घटना से खुद को अनजान बताने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। कोविड अस्पताल सर, वो भी मतलब प्रशासन ने खुलवा दिया। उसमें तमाम तरह के मरीजों का इलाज भी हो रहा। 2 बच्चे मरे तो तब भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वो अस्पताल चल रहा है सर। इस पे बता दी थोड़ा। मेरे को आपने बताइए, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो पता नहीं ना। जी मैं पूछ के बताऊंगा सर, ये जानना। तो ये तो है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें प्रदेश में हो रही घटनाओं की ही जानकारी नहीं है। और तो और दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाले मंत्री जी जब खुद सड़कों पर उतरे तो वो खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। अब बताइए जनाब, अगर यही हाल देश का रहा तो आने वाले कुछ और सालों तक ना तो कोरोना देश से जाने वाला है और ना ही देश के हालात सुधरने वाले हैं। पीलीभीत से एनबी न्यूज के लिए सुधीर दीक्षित की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।